सो हेलो एवरीवन, आइए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मेढक भाई साहब के बारे में। तो आइए जानते हैं राना टिग्रिना यानी कि मेढक के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रो पार्ट से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर व बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर जीवों का अध्ययन किया। एक कोशिकीय जीव प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कहना यह चाहता है कि जो एक कोशिकीय जीव है वो एक कोशिका के अंदर ही जीवन के सारे क्रियाएं को करने में सक्षम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि पाचन, श्वसन, जनन जो भी क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका में करने में सक्षम होते हैं। और जो बहुकोशिकीय जीव हैं उसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं इस अध्याय में। तो बहुकोशिकीय प्राणी के जटिल शरीर में, तो हम लोग जानते हैं कि बहुकोशिकीय प्राणी का शरीर जटिल होता है। जितना सिंपल वो बाहर से दिखता है एक्चुअल में उतना सिंपल नहीं होता है, वो काफ़ी जटिल होता है। जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिकाओं समूह द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें जटिल शरीर होता है और उसका कोशिका अलग अलग प्रकार का होता है और अलग अलग प्रकार से एक विशिष्ट कार्य, विशिष्ट मतलब कि एक विशेष, एक स्पेसिफिक एक कोशिका का समूह रहेगा वो एक काम को संपन्न करेगा, फिर दूसरे कोशिका का समूह रहेगा वो दूसरे काम को संपन्न करेगा। ठीक उसी प्रकार भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह मिलकर एक व्यवस्थित तरीके से कार्य को संपन्न करता है। यही कह रहा है कि भिन्न भिन्न कोशिकाओं समूह द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर, जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रा एक सरल प्राणी है, सिंपल जीव है। हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का बना हुआ है जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिका का बना हुआ है जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती है? हम लोग जानते हैं कि जो मानव का शरीर है वो अरबों कोशिका का बना हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो मानव का शरीर है अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है जो विविध कार्य को संपन्न करता है। हर एक कोशिका विविध मतलब अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम को करती है? हमारे शरीर में एक साथ कई प्रकार से काम होता है, श्वसन होता है, पाचन होता है, शरीर में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं चलती रहती है। तो ये कैसे काम करता है इस चीज़ को समझना है। जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है, बहुकोशिकीय प्राणी में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थ सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह संगठन उत्तक कहलाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे उत्तक के बारे में बताया गया है कि अंतरकोशिकीय पदार्थ सहित एक विशेष कार्य करता है जो कि कोशिकाओं का ऐसा संगठन उत्तक कहलाता है, यानी टिश्यू कहलाता है। देखिए पहले का जो एनसीईआरटी था, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें उत्तक का एक टॉपिक दिया था स्पेसिफिक रूप से, हालांकि यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसी चैप्टर के अंदर प्राणी में संरचनात्मक संगठन चैप्टर के अंदर ही एक अतिरिक्त टॉपिक था उत्तक, सबसे पहला टॉपिक, फिर था कॉकरोच, फिर ऐसे करके कई सारा टॉपिक था। लेकिन इस न्यू एनसीईआरटी में जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो सारी टॉपिक को हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेढक यानी कि हमारा जो राना टिग्रिना यानी कि जो फ्रॉग भाई साहब है सिर्फ उसके बारे में दिया गया है। तो आइए हम सिर्फ मेढक को अभी पढ़ने वाले हैं। वैसे हालांकि बहरहाल यहाँ पे हम आपको उत्तक का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बता दें आपको। आइए समझते हैं। कहता है आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणी का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत उत्तकों का बना हुआ है। हम लोग को आश्चर्य हो सकता है कि पूरे अरबों कोशिकाओं में से, यहाँ हमें बताया था कि अरबों कोशिका का बना है शरीर, तो जो अरबों कोशिका है उस अरबों कोशिका में सिर्फ 4 प्रकार के उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक पाया जाता है। कौन कौन से 4 प्रकार है ये तो उत्तक वाले ओल्ड एनसीईआरटी में दिया था, हालांकि यहाँ भी आपको आगे एक बार बताएगा। आधारभूत उत्तकों का बना हुआ है
ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप के से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, फुफ्फुस, हृदय और वृक्क। ये सारी जो है संगठित होकर के एक विशेष ऊतक से एक अंग का निर्माण करते हैं। यही बताता है कि ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात और प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे कि आमाशय, फुफ्फुस यानी कि हृदय, फुफ्फुस यानी कि लंग्स, हृदय यानी कि हार्ट, किडनी यानी कि वृक्क। ये सब चीज़ें ऊतक के समूहों से मिलकर के अंग बनाता है और एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। जैसे हम हृदय की बात करें तो शरीर में श्वसन के लिए पंप का काम करता है। वृक्क की बात करें तो उत्सर्जीय पदार्थ का निष्कासन करने का काम करता है। इसी प्रकार से शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। ऊतक कैसे बना? अंतरकोशिकीय पदार्थों के साथ एक विशेष कोशिकाओं का समूह जो ऊतक कहलाता है। जब दो या दो से अधिक अंग अपनी भौतिक व रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। तो यहाँ पे समझाना चाहता है कि जब कोई भी दो अंग या उससे अधिक अंग अपने भौतिक क्रिया के द्वारा या रासायनिक क्रिया के द्वारा एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, तब जाके वहाँ पे अंग तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम लोग अंग तंत्र कहते हैं। अंग तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, जनन तंत्र, इस प्रकार से होता है। अब अंग तंत्र का एक श्रम विभाजन दिया गया है, श्रम विभाजन द्वारा संपन्न होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन, श्रम मतलब कि मेहनत करना, विभाजन मतलब कि अलग अलग प्रकार से। तो हर एक ऊतक अपना एक अलग कार्य संपन्न करता है। यहाँ पे दिया गया है कि समस्त शरीर में जैविक क्रियाएं, जो बायोलॉजिकल क्रियाएं हो रही है, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देते हैं। कौन? अंग, अंग तंत्र। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का बहुकोशिकीय अंग और अंग तंत्र। अगला टॉपिक है हम लोग का अंग और अंग तंत्र। आइए समझते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है, ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। ऊतक एक साथ मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, फिर जब अंग एक साथ मिल जाते हैं कई सारा, तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की, जो एक जीव बनता है जो लाखों से अरबों कोशिका का बना होता है, जैसा कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव मानव अरबों कोशिकाओं का बना है। तो उस प्रकार से जो लाखों कोशिकाओं से निर्मित जीव की सभी क्रियाएं को अधिक दक्षतापूर्वक समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। जो शरीर का अंग है वो एक अंग या एक से अधिक प्रकार के ऊतक से मिलकर के बना होता है। उदाहरण के लिए हृदय में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। अब बताइए, पूरे शरीर में 4 प्रकार के ऊतक हैं। अरबों कोशिकाओं में 4 प्रकार के ऊतक ही पाए जाते हैं प्राणी में, और उसमें भी हृदय में 4 प्रकार का ऊतक मिल जाएगा आपको। कौन कौन से 4 प्रकार? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक। ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। जब हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हर एक ऊतक, हर एक अंग, हर एक अंग तंत्र एक जटिल प्रकार के इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को दर्शाता है। इंद्रिय गोचर का मतलब है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, वो
उस प्रवृत्ति के तहत दर्शाता है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति होता है। इसके बारे में आप कक्षा 12वीं में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अगले पार्ट में चलते हैं। इस अध्याय में आपको मेढक का शरीर यानी कि एनाटॉमी, आकारिकी यानी कि मोर्फोलॉजी के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो हम लोग इस अध्याय में मेढक के यानी कि राणा टिकरिना भाई साहब के शरीर के एनाटॉमी और आकारिकी, शारीरिकी और आकारिकी का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे किसके? मेढक यानी कि फ्रॉग के। यानी आकारिकी आपको जीवों की बाह्य संरचना या बाह्य दिखने वाले आकार का अध्ययन कराती है। आकारिकी के विषय में बात करें तो आकारिकी क्या दर्शाता है, क्या बताता है, क्या समझाता है कि कोई भी जीव हो उसका जो बाहरी संरचना है वो बाहर से किस प्रकार से दिखता है। तो बाह्य दिखने वाले आकार का अध्ययन कराती है कौन सा टर्म? आकारिकी। आकारिकी टर्म का यूज हम तब करेंगे जब हमें किसी भी जीव का बाह्य अध्ययन करना होगा, बाहरी रूप से देखना होगा, तब जाके हम आकारिकी का अध्ययन करेंगे। शारीरिकी मतलब अंदर का अध्ययन को शारीरिकी यानी एनाटॉमी बोलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको जीवों की बाह्य संरचना या बाह्य दिखने वाले आकार का अध्ययन कराती है कौन? आकारिकी। पौधों या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकारिकी शब्द का वस्तुतः मतलब यही है, ठीक, पौधों चाहे ले लीजिए या फिर प्राणियों में लीजिए या सूक्ष्म जीवों में ले लीजिए, आकारिकी शब्द का मतलब है कि बाह्य रूप से दिखने में वो कैसा है। प्राणियों के संबंध में आकारिकी का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन है। प्राणियों में शरीर का पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। अक्सर हम लोग प्राणियों में जब अध्ययन करेंगे, जब शारीर बोलेंगे, देखिए शरीर नहीं बोल रहा है, शारीरिकी इसको बोल देते हैं, एनाटॉमी इसको बोल सकते हैं। का पारंपरिक मतलब, जो पारंपरिक मतलब है वो है आंतरिक अंगों का संरचना का, आकार का स्टडी करना, अध्ययन करना। उसको हम लोग शरीर या एनाटॉमी कहते हैं। जब हम लोग किसी जीव का अंदर के अध्ययन करेंगे उसको हम लोग शारीरिकी बोलेंगे। जब हम किसी जीव के बाहर आकार का अध्ययन करेंगे उसको हम लोग आकारिकी बोलेंगे। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अगला पैराग्राफ। अब आप मेढक के आकारिकी और शारीरिकी का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? मेढक के शारीरिकी और आकारिकी का अध्ययन करेंगे, जो कशेरुकी का प्रतिनिधित्व करता है। मेढक किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करने वाला जीव है? प्राणी है। तो कशेरुकी प्राणी का प्रतिनिधित्व करता है कौन? मेढक भाई साहब। उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझे होंगे। मेढक किस संघ से बिलोंग करता है? तो आपको जवाब देना है कशेरुकी, ठीक। आइए अब हम लोग का चैप्टर में एंट्री होता है। यहाँ पे जो मेढक है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए, मेढक को अंग्रेजी में फ्रॉग बोलते हैं और मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल यानी कि अलवणीय जल, धरती दोनों पर निवास करते हैं। देखिए, एक होता है मीठा जल, एक होता है खारा जल। तो मेढक मीठा जल यानी कि अलवणीय जल में, जिसमें कि नमक नहीं होता है, उसमें निवास करेगा, जैसे झील, तालाब, इन सारे में, नदी, इसमें धरती दोनों पर निवास करते हैं। तथा कशेरुकी संघ, अच्छा संघ कशेरुकी, अरे भाई एनसीईआरटी भाई साहब थोड़ा गलत कर दिया है। संघ रज्जुकी होगा, इसका क्या होगा? संघ रज्जुकी। अभी हम आपको बताए थे संघ होगा, अच्छा उपसंघ होगा कशेरुकी। उपसंघ का नाम है कशेरुकी, तो उपसंघ का नाम है कशेरुकी और संघ का नाम है रज्जुकी। ये थोड़ा एनसीईआरटी मिस्टेक किया है।
के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाए जाने वाले मेढक की सामान्य प्रजाति राना टिग्रिना है। तो भारत में जो मेढक पाया जाता है उसका सामान्य प्रजाति यानी कि वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। आपसे पूछा जाए मेढक का वैज्ञानिक नाम तो बताइएगा राना टिग्रिना। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है, यानी कि जैसे हम लोग का शरीर का ताप स्थिर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के अनुरूप होता है, उस प्रकार से मेढक के शरीर का जो ताप है स्थिर नहीं होता है, यह बदलते रहता है। जिस प्रकार का तापमान रहता है उस प्रकार से इसके शरीर का तापमान भी होता है। तो इसका शरीर का तापमान कभी भी स्थिर नहीं होता है। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार बदलता परिवर्तित होता रहता है, यानी कि मेढक का जो शरीर रहेगा इसका तापमान किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वातावरण पे। वातावरण के ताप के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियत तापी कहते हैं, क्योंकि ये अपना तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता है, इसलिए इसको असमतापी या अनियत तापी कहते हैं। मेढक के अंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा का जो मेढक का रंग है वो परिवर्तित होते रहता है। जो वातावरण दिखता है, जिस प्रकार का पर्यावरण रहता है, उस प्रकार से वो अपना रंग परिवर्तन करने के उसका अंदर एक क्षमता रहता है। जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं, क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? उसमें अपने शत्रु से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है। तो जो मेढक होता है, मेढक भाई साहब में रंग परिवर्तन की क्षमता होता है। किस लिए? तो अपने शत्रु से बचने के लिए, जैसे सांप उप से बचने के लिए ये अपना रंग, जैसे घास में है तो घास के आकार का घास का रंग कर लेगा, जमीन पर है तो जमीन का रंग कर लेगा, ताकि जो सांप हो जो इसका शत्रु खाने लायक है वो इसको ना पहचान पाए, यानी कि जिसे छद्म आवरण कहते हैं। अपने शत्रु से बचने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता को छद्म आवरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस बात को। छद्म आवरण किसे कहते हैं? तो अपने शत्रु से बचने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता को छद्म आवरण कहते हैं। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण भी कहा जाता है, मिमिक्री भी कहा जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि मेढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। हम लोग देखते हैं कि मेढक जब बहुत ज़्यादा शीत ऋतु आ जाती है और बहुत ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु आ जाती है तो उस समय उस काल में मेढक हमारे आसपास नहीं नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये गड्ढे में चले जाते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मेढक शीत और ग्रीष्म निष्क्रियता में नहीं दिखते हैं। इस अंतराल में ये सर्दी व गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी कि शीत निष्क्रियता माने हाइबरनेशन और ग्रीष्म निष्क्रियता माने एस्टिवेशन। मतलब जब शीत का मौसम आता है, जब शीत ऋतु आता है तो ये गहरे गड्ढे में चले जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में भी वही करता है, गहरे गड्ढे में चले जाते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर का रक्षा करता है, ताप नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से मेढक का कुछ बाह्य आकारिकी है। आपको बाहरी रूप से इस प्रकार से दिखेगा मेढक का शरीर। ये देखिए पश्चपाद और इसके ठीक आगे वाला अग्रपाद, 2 निमेषक पटल आंखें रहेगा, और ये आगे वाला सिर रहेगा, ये पूरा गर्दन है। इस प्रकार से मेढक का संरचना आपको बाह्य रूप से दिखेगा। ऊपर का जो रंग रहेगा वो धानी हरे रंग का रहता है, और नीचे का जो अधर सतह का जो रंग है वो हल्का पीला रंग का दिखाई देता है। वैसे आगे एनसीईआरटी बताएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में कहता है कि मेढक का बाह्य आकारिकी। तो हम लोग अभी बाह्य आकारिकी का संरचना देखें, अब हम लोग बाह्य आकारिकी के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। बाह्य आकारिकी, क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? बिल्कुल आपने उम्मीद करते हैं कि छुआ होगा। नहीं छुआ होगा तो आइए बात करते हैं क्या होगा अगर छुएं तो। मेढक की त्वचा श्लेष्मा यानी कि म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी व फिसलनी होता है। श्लेष्मा मतलब कि चिपचिपा रहेगा,
इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेढक के ऊपरी सतह धानी हरे रंग का होता है। अभी हम आपको बताए थे मेढक का जो ऊपरी सतह रहेगा वो धानी हरे रंग का मतलब धब्बेदार रहेगा। धानी मतलब कि धब्बेदार रहेगा और हरा रंग का रहेगा, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे के सतह हल्का पीले रंग का होता है। जबकि नीचे का सतह हल्की पीली होती है। मेढक कभी पानी नहीं पीता है। सोचिए, पानी में भी रहता है लेकिन कभी पानी मेढक नहीं पीता है। ऐसा क्यों? आपको समझना होगा इस बात को। आइए समझते हैं। बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। तो समझे क्यों? क्योंकि ये अपने त्वचा के द्वारा पानी का अवशोषण करता है, उससे ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को बाहर छोड़ देता है। तो इस प्रकार से पानी से अपना भरण पोषण पूरा करता है, लेकिन पानी को पीता कभी नहीं है। मेढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित होता है। मेढक का शरीर दो भाग में विभाजित है, एक तो सिर, दूसरा धड़। चित्र 7.1 में हमने देखा भी कि उसमें पूंछ और गर्दन नाम की कोई चीज नहीं था, उसका अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिक द्वार खुलता है। आंखें बाहर की ओर निकली निमेषक पटल से ढकी होती है। आंखें बाहर की ओर निकला होता है, जो कि निमेषक पटल से ढका होता है, जो कि उसको पानी में तैरने में सहायता प्रदान करता है, ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। इसलिए उसमें एक बाहरी झिल्ली लगा होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन लगा होता है, जिसे हम लोग निमेषक पटल बोलते हैं। आंखों के दोनों ओर कान होता है, जिसे टिम्पेनम या कर्णपटा उपस्थित होता है। ठीक, कर्णपल्लव नहीं होता है। जो हम लोग के पास कर्णपल्लव होता है वो कर्णपल्लव मेढक में नहीं होता है, उसके जगह टिम्पेनम या कर्णपटा उपस्थित होता है, जो कि ध्वनि के संकेत का ग्रहण करने का कार्य करता है। कर्णपटा का क्या काम है? ध्वनि के संकेतों का ग्रहण करना। अग्रपाद व पश्चपाद चलने फिरने, टहलने व गड्ढा बनाने में काम करता है। अग्रपाद और पश्चपाद मेढक में होता है, वो क्या काम करता है? चलने में, फिरने में, टहलने में, गड्ढा बनाने में मदद करता है। तथा पश्चपाद लंबे व मांसल होता है। पश्चपाद कैसा होता है? लंबा भी होता है, मांसल भी होता है। इसके मांसल होने का कारण कुछ देशों में इन्हें काटकर खाया भी जाता है, मांस के रूप में उपयोग किया जाता है। पश्चपाद की झिल्ली युक्त उंगली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है, यानी कि मेढक में आप बाहरी रूप से या फिर आंतरिक रूप से देख पाएंगे कि लैंगिक द्विरूपता मतलब इसका लिंग अलग होता है। नर मेढक और मादा मेढक एक दूसरे से अलग होते हैं। कैसे? नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक्कोश यानी कि वोकल सैक के साथ साथ अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुनांग होते हैं। ये मादा मेढक में नहीं मिलते हैं, जो कि इसका मेजर चेंज है, मेजर अंतर है इसमें कि जो नर मेढक रहेगा उसमें वाक्कोश यानी कि वोकल सैक, बोलने वाला, टर करने वाला जो आवाज होता है वो प्रेजेंट होता है नर मेढक में। और नर मेढक में एक और विशेषता होता है कि इसके जो अग्रपाद होता है यानी कि जो आगे वाला पैर होता है उसके पहले उंगली में, जो आगे वाला पैर होता है उसके पहले उंगली में मैथुनांग प्रेजेंट होता है, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, जो कि मादा मेढक में नहीं होता है। इस प्रकार से आप लैंगिक द्विरूपता देख सकते हैं नर और मादा मेढक में। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिया गया है जिसे आगे बताया जाएगा इसके बारे में। फिलहाल हम डायग्राम को देख सकते हैं कि मेढक की आंतरिक संरचना जो पूर्ण आहार तंत्र दर्शाती है। अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया मेढक के बाह्य संरचना के विषय में, बाह्य आकारिकी के विषय में। अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मेढक के आंतरिक संरचना के विषय में। तो आइए देखते हैं आंतरिक संरचना के विषय में क्या दिया गया है एनसीईआरटी में। कहता है कि आंतरिक आकारिकी, जो मेढक है उसका आंतरिक आकारिकी कैसा होता है, अंदर से कैसा दिखता है, उसके विषय में। तो मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र या संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह से परिवर्धित संरचना एवं कार्य युक्त होता है। जो मेढक है उसमें पाचन, श्वसन, परिवहन, जनन, संचरण, परिसंचरण ये सारा तंत्र मौजूद होता है, परिवर्धित संरचना और कार्य करता है। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल और आहार ग्रंथि का बना होता है।
बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो मेढक का पाचन तंत्र है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो एक तो आहार नाल हो गया, दूसरा आहार ग्रंथि हो गया। याद रखना आपको, एक तो आहार नाल हो गया, दूसरा आहार ग्रंथि से मिलकर के मेढक का पाचन तंत्र का निर्माण हुआ है, मतलब इसके अंतर्गत में आता है। इसका मुख्य कार्य इसका मुख गुहा में खुलता है जो ग्रसनी से होते हुए ग्रासिका तक जाती है। ग्रासिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलता है। तो पहले मुख गुहा में आया, पहले मुख में आया, फिर मुख गुहा में गया, फिर मुख गुहा से ग्रसनी में गया, ग्रसनी से लंबी नलिकाकार संरचना ग्रासिका में गया, फिर ग्रासिका से अमाशय में गया, अमाशय से आंत में गया, आंत से मलाशय में गया, मलाशय से अवस्कर में गया। इस प्रकार से मेढक का पाचन तंत्र का क्रिया संपन्न होता है। तो एक बार और हम आपको पढ़ के सुना दें कि मेढक का पाचन तंत्र आहार और नाल और आहार ग्रंथि का बना होता है। मेढक मांसाहारी होता है जिसकी वजह से इसका आहार नाल छोटा होता है। यह इसमें इसका मुख गुहा में खुलता है जो ग्रसनी से होते हुए ग्रासिका तक जाता है। ग्रासिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलता है। अमाशय आगे चलकर आंत और मलाशय और अंत में अवस्कर यानी कि क्लोएका द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुला है जो ग्रासिका तक जाती है। इस प्रकार से हम लोग समझे अभी कि जो मेढक का पाचन तंत्र है वो किस प्रकार से होता है। हम आपको अगर बताएं नोट्स के माध्यम से लिख करके एक स्टेप बाय स्टेप, तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि जो मेढक का आंतरिक संरचना है वो। अभी हम आपको बताएं कि जो मेढक है वो मांसाहारी होता है। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल और पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल छोटा होता है क्योंकि ये मांसाहारी होता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि किस चीज़ के बाद किस में मेढक का पाचन संपन्न होता है। जैसे सबसे पहले मुख में जाता है, फिर मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासिका, फिर अमाशय, अमाशय से आंत। याद रखिएगा कि मेढक का जब अर्धपचित भोजन होता है वो काइम में ऑब्जर्व होता है और उससे पूर्ण पचित भोजन आंत में संपन्न होता है। फिर मलाशय में जाता है पचित भोजन, अपचित भोजन और अवस्कर के यानी क्लोएका के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मेढक का मुख में द्विपालित जीभ होता है और भोजन का पूर्ण पाचन आंत में होता है। आंत में अपचित भोजन का अवशोषण होता है सूक्ष्मांकुर द्वारा। पाचन ग्रंथियों में के अंतर्गत अमाशय, यकृत और अग्नाशय आता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां होता है जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और प्रोटीन पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं। वहीं बात करें यकृत की तो पित्तलवन, यकृत में पित्तरस होते हैं जिसमें कि पित्तलवन और वर्णक मौजूद होते हैं। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय में अग्नाशयी रस होता है जिसे पाचक एंजाइम जिसमें कि प्रोटीन, वसा और शर्करा मौजूद होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं NCERT क्या कहता है इसके विषय में। तो अभी हम आपको बताएं कि जो मेढक का पाचन तंत्र है उसमें मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासिका, अमाशय, आंत और मलाशय और अवस्कर शामिल होते हैं। इसके माध्यम से एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। यकृत पित्त स्रावित करता है जिसे पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है जो अग्नाशयी रस स्रावित करता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेढक अपने द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। अभी आपको बताया कि मेढक के मुख में एक द्विपालित जीभ प्रेजेंट होता है जो कि शिकार को पकड़ने में, जो कि भोजन को पकड़ने में मदद करता है। मेढक का भोजन वस्तुतः वही कीट पतंग होता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवार द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी कि HCl एवं पाचक रस द्वारा होता है। इसका भोजन का पाचन अमाशय में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन काइम कहलाता है। अभी हम आपको बताए थे कि जो मेढक में अर्धपाचित भोजन होता है वो काइम कहलाता है। वहीं बात करें जब मेढक का भोजन पूरा पच जाता है, कहाँ में पचता है तो अमाशय, आंत में भोजन पूरा पच जाता है। जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है, अर्धपाचित भोजन अमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। पित्त रस वसा तथा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेटों तथा प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है।
पचित भोजन आंत में अंदर अंकुर व सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषित होते हैं। ठीक। अपचित भोजन अवस्कर द्वार के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ठीक इस प्रकार से हम लोग समझे मेढक का पाचन तंत्र। अब आइए समझते हैं श्वसन तंत्र के विषय में। मेढक जल और थल दोनों स्थान पर विभिन्न विधि द्वारा श्वसन करते हैं। जो मेढक होता है जल में रहे या स्थल पर रहे, दोनों में अपना एक अलग अलग प्रकार का श्वसन तंत्र विकसित करता है और सांस लेता है। अगर वही बात करें हम जल में मेढक किस प्रकार से श्वसन तंत्र करता है, तो जल में अपना मेढक जो होता है वो त्वचा के द्वारा श्वसन संपन्न करता है, शोषण करता है। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करता है। इसका जो त्वचा है वो जल में श्वसन अंग का काम करता है, इसलिए कहा गया कि जलीय श्वसनांग का कार्य करता है। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। कौन सा श्वसन इसको कहा जाता है? त्वचीय श्वसन। अंग्रेजी में बोले तो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका त्वचा भी एक श्वसन अंग का काम करता है, सांस ग्रहण करने और छोड़ने का काम करता है। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जो विसरण होता है मतलब पानी जो बिखराव होता है द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान होता है। जल में बाहर त्वचा, मुख गुहा, फेफड़ा, वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। जल के बाहर जब मेढक होता है तो उसमें त्वचा भी श्वसन अंग का काम करेगा, मुख गुहा भी और फेफड़ा भी श्वसन अंग का काम करता है। कौन सा? वायवीय श्वसन अंग। फेफड़े के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग का थैलीनुमा संरचना है। फेफड़ा कैसा है? अंडाकार संरचना है, लंबा संरचना है, गुलाबी रंग का होता है, थैली के आकार का होता है, जो देह गुहा में वक्षीय भाग मतलब शरीर के ऊपरी हिस्से में मौजूद होता है। जो देह गुहा के वक्षीय भाग में मौजूद होता है। वायु नसा छिद्र से होकर मुख गुहा तथा फेफड़े में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता में मेढक त्वचा से शोषण करते हैं। यानी कि जब मेढक धरती के अंदर चला जाता है, गहरे गड्ढे में होता है, तब जाके मेढक ग्रीष्म और यानी कि शीत निष्क्रियता में मेढक अपना शोषण सिर्फ और सिर्फ त्वचा के माध्यम से करता है। मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित। अब आते हैं अगला टॉपिक परिसंचरण तंत्र के ऊपर। मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है, जिसमें इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्तवाहिनी, रुधिर यानी कि रक्त यानी कि खून से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका वाहिनी, लसिका नलिका, लसिका ग्रंथि का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है। जो इसका हृदय होता है, मान लीजिए ये हृदय है, ये एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना से मिलकर के बना है, जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। या पतली पारदर्शी झिल्ली जिसे हृदय आवरण मुख्य तौर पर पेरिकार्डियम का बना होता ढका होता है। जो हृदय है उसके बाहर एक आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम नामक आवरण कहते हैं। और हृदय त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना का बना होता है, जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में मौजूद होता है। हृदय का झिल्ली पारदर्शी झिल्ली होता है, जो कि पेरिकार्डियम झिल्ली का ढका होता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे सीरा कोर्टर यानी कि साइनस वेनोसस कहा जाता है, हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा होता है। जो हृदय होता है उसके दाहिने आलिंद से कौन जुड़ा होता है? सीरा कोर्टर यानी कि साइनस वेनोसस, जो कि त्रिकोष्ठीय संरचना है। हृदय में दाहिने आलिंद से जुड़ा होता है और महाशिरा से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना धमनु शंकु होता है। जो हृदय का अधर यानी कि देखिए हृदय का ऊपरी सतह ये हुआ ऊपरी सतह, अब इसके नीचे जो सतह होगा उसको अधर सतह बोलेंगे। तो हृदय का जो अधर सतह होगा उसके दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा धमनी आकार का धमनी शंकु होता है, जिसमें नीले खुलता है। नीले कहाँ पर खुलता है? मिश्रित रक्त के द्वारा तो धमनी शंकु में खुलता है और धमनी शंकु के माध्यम से शरीर के अलग अलग जगह में जाता है। कौन? रक्त, जिसमें कि ऑक्सीजन मौजूद है मिश्रित। तो हृदय में रक्त धमनियों द्वारा शरीर के
सभी अंगों में भेजा जाता है। इसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचती है और उस प्रकार से जब हृदय से रक्त के माध्यम से सभी अंगों में पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीजन को, तो फिर विऑक्सीजनित रक्त को शिराओं के माध्यम से फिर लाया जाता है, शरीर में हृदय में पहुंचाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह शिरा तंत्र कहलाता है, जो कि शिरा एक दूसरे से मिल करके हृदय में पहुंचाता है रक्त को। मेढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत एवं आंत के मध्य वृक्क तथा शरीर के निचले भाग से के मध्य पाई जाती है। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र एवं वृक्क निवाहिका तंत्र कहा जाता है। तो यकृत निवाहिका तंत्र या वृक्क निवाहिका तंत्र किसे कहे? जो वृक्क तथा शरीर के निचले भाग के मध्य पाई जाती है। जो वृक्क से शरीर के निचले भाग के मध्य पाया जाएगा उसे यकृत निवाहिका तंत्र या वृक्क निवाहिका तंत्र बोलेंगे। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिका से मिलकर बना है। रक्त कणिका है जैसे कि रुधिर कणिका, रक्ताणु, श्वेत रुधिर कणिका, पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिका में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसा कि हम लोग में भी पाया जाता है, उसी प्रकार से मेढक में भी पाया जाता है। इस कणिका में केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मेढक के रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है, जबकि हमारे जैसे जीवों में नहीं पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है। लसिका रुधिर से भिन्न, रक्त से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन लाल रुधिर कणिका अनुपस्थित होता है, इसलिए रुधिर रक्त से भिन्न होता है। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों गैसों व जल को नियत स्थान तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने समझा अभी परिसंचरण तंत्र यानी कि श्वसन तंत्र के विषय में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उत्सर्जन तंत्र के विषय में। नाइट्रोजनी विशिष्ट अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है। जो उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार, मूत्राशय होता है। तो मेढक के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत क्या सब शामिल है? एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार और मूत्राशय शामिल है। यह गहरे लाल रंग का सेम के आकार का होता है। क्या? वृक्क। वृक्क कैसा होता है? गहरे लाल रंग का होता है, सेम के आकार का होता है और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुकी दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई मूत्र जनन नलिका व वृक्क का बना होता है। नर मेढक में मूत्र जनन नलिका वृक्क के मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है और मादा मेढक में मूत्र वाहिनी और अंड वाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलता है। जैसा कि हमने जाना कि नर मेढक में मूत्र वाहिनी और मूत्र जनन वाहिनी दोनों एक साथ होता है, लेकिन वही बात करें मादा में तो दोनों अलग अलग होता है। मूत्र वाहिनी और अंड वाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलता है। एक पतली दीवार द्वारा मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है, जो अवस्कर में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरियो उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसको हम लोग यूरियो उत्सर्जी पदार्थ प्राणी भी कहते हैं। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं, जहां पर ये अलग कर दिए जाते हैं और उत्सर्जन कर दिया जाता है। यानी कि मेढक के उत्सर्जन तंत्र के विषय में हम लोगों ने जाना कि मेढक एक यूरियो उत्सर्जी प्राणी है और भी कई सारी चीज हमने जाना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का तंत्रिका तंत्र। हम लोग समझते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय मेढक में पूर्ण विकसित होता है। जो नियंत्रण और समन्वय तंत्र होता है मेढक का, वो पूर्ण तरीका से विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, अबटू यानी कि थायराइड ग्रंथि, पराउट्टू यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस पीनियल ग्रंथि, अग्नाशय दीपिकाएं,
अधिवृक्क, एड्रेनल और जनक यानी कि ग्लैंड, इस प्रकार की ग्रंथियां मेढक में मौजूद होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो मेढक में मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय और मेरु तंत्र मौजूद होते हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करें तो अनुकंपी और पारा अनुकंपी तंत्र मौजूद होता है। मेढक में मस्तिष्क, इसके मेढक का जो मस्तिष्क होता है उसमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मौजूद होता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको याद रखना है कि मेढक का जो कपाल तंत्रिका होता है 10 जोड़ी होता है। मस्तिष्क हड्डियां से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स जिसे कपाल के अंदर बंद होता है। मस्तिष्क का जो बॉक्स होता है जिसे कपाल तंत्र कहते हैं। मस्तिष्क हड्डियां से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स या कपाल तंत्र कपाल के अंदर मौजूद होता है। ये अग्र मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क से विभाजित होता है। मेढक के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हम लोग के मस्तिष्क को भी बांटा गया है। उस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क होता है, विभाजित किया जाता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राणपालियां, जुड़वा, युग्मित, परम मस्तिष्क, गोलार्ध। देखिए यहाँ पे कोमा नहीं होगा, एक साथ ही बोलेंगे हम लोग। जुड़वा यानी कि युग्मित, परम मस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक अग्रपश्च जिसे कि डेंसोफेलन कहते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में 3 चीजें मौजूद है, घ्राणपालियां, दूसरा युग्मित परम मस्तिष्क गोलार्ध, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क में एक जोड़ा द्विपालियां का बना होता है, जिसे द्विपालियां मतलब कि 2 प्रकार के गोलाकार संरचना पाली होता है। पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो इसमें अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है, जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा एक गोल प्रकार का महारंध्र होता है जिसमें कि निकलकर मेरुदंड के साथ अपना संबंध बनाता है, मेरुदंड के साथ जुड़ता है। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। हम लोग समझते हैं मेढक के संवेदी अंग के विषय में। मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग यानी कि संवेदी पिप्पल, और स्वाद अंग यानी कि स्वाद कलिकाएं, गंध लेने के लिए नासिक उपकला, दृष्टि यानी कि देखने के लिए नेत्र, व श्रवण यानी कि सुनने के लिए कर्णपटा और आंतरिक कर्ण। इन सब में, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन सभी चीजों में आँख और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि मेढक का जो संवेदी अंग है उसमें सुव्यवस्थित तरीका से क्या क्या होता है, तो आँख और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होता है। एक और बात, बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका शिरा द्वारा कोशिका के गुच्छे होते हैं, बाकी जो ये 2 हैं ये सुव्यवस्थित होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढे में स्थित होते हैं, ये साधारण नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं, यानी कि कर्णपल्लव अनुपस्थित होते हैं, बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन आंतरिक रूप से आंतरिक कर्ण मौजूद होता है, ये टिम्पेनम मौजूद होता है। ये साधारण नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, केवल कर्णपटा ही बाहर से दिखाई देता है। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। मेढक, आइए बात करते हैं जनन तंत्र के विषय में। मेढक का जो जनन तंत्र होता है वो किस प्रकार से होता है। जो मेढक का जनन तंत्र है, मेढक में मादा और नर जनन तंत्र अलग अलग पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वाले मेजोर्कियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। जो मेढक का नर जनन तंत्र है वो इस प्रकार का होता है, जिसमें कि जो वृषण होता है दोहरे झिल्ली, दोहरे आवरण से ढका होता है पेरिटोनियम नामक झिल्ली से, जिसे मेजोर्कियम कहा जाता है। तो मेजोर्कियम नामक झिल्ली से चिपके रहते हैं। इससे 10 से 12 शुक्रवाहिका निकलता है, जो कि आगे चल करके बीडर नाल में खुलता है। किससे? शुक्रवाहिका, वृषण से शुक्रवाहिका निकलती है, 10 से 12 की संख्या में होती है, जो कि वृषण से निकलने के बाद अपने ओर के वृक्क में धंस जाता है और वृक्क में बीडर नाल में खुलता है, जो कि शुक्रवाहिका वृषण से निकल करके ये पूरा बीडर नाल में खुल जाता है। देखिए यहाँ पे गलत नामांकित किया गया है। बीडर नाल इसको कहा जाता है, नली आकार का संरचना होता है, और बीडर नाम के आदमी ने खोजा था, इसलिए इसका नाम बीडर नाम पड़ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। वृक्क में बीडर नाल में खुलती है कौन? शुक्रवाहिका, जो कि 10 से 12 संख्या में होती है, जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है। अब मूत्रवाहिनी मूत्रजनन वाहिनी कहलाती है। अब मूत्रवाहिनी क्या कहलाएगा? मूत्रजनन वाहिनी, क्योंकि इसमें वृषण से
आ रहा है शुक्राणु, जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलता है। अवस्कर एक छोटा मध्यकक्ष होता है जो कि उत्सर्जित पदार्थ मूत्र या शुक्राणु को बाहर भेजने का काम करता है, जो कि अवस्कर द्वार है। यह अवस्कर द्वार वृक्क से मूत्र को और शुक्राणु को बाहर भेजने का काम करता है। यहाँ पे हमने देखा कि मूत्र और शुक्राणु को बाहर भेजने का काम करता है कौन? अवस्कर द्वार, अवस्कर। आगे बढ़ते हैं, अब मादा जनन तंत्र के विषय में बात करते हैं। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी आमाशय उपस्थित होता है, लेकिन 7.4 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। किसका? मादा जनन तंत्र का वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है, जबकि हमने नर में देखा कि वृक्क से सीधा क्रियात्मक और संरचनात्मक संबंध था। तो मादा जनन तंत्र में वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा में लगभग 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे छोड़ती है, जो कि बाह्य निषेचन पानी में होता है, मतलब पानी में छोड़ देता है 2500 से 3000 अंडे। उनमें से कुछ अंडे आपस में निषेचन करके एक लार्वा बनाता है, जिसे टेडपोल के रूप में कहते हैं, और टेडपोल धीरे धीरे एक विकसित मेढक के रूप में बनता है। तो इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है, भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। मेढक से लाभ की बात करें तो मेढक मनुष्य के लिए एक लाभदायक प्राणी है। यह कीटों में खोता है या कीटों को खाता है, जिससे कि पर्यावरण संतुलित भी रहता है। इस तरह फसलों की रक्षा करता है। मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देश में मांसल पाद मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मेढक का मांसल पाद है उसको कुछ देशों में खा जाता है, जैसे कि चाइना वाइना देख लें। तो आइए हम लोग कुछ सारांश को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर का द एंड करने वाले हैं। तो छोटा सा पार्ट बचा है, उम्मीद करते हैं बने रहिए वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। सारांश क्या है? कोशिका ऊतक अंग और अंगतंत्र कार्य को इस प्रकार विभक्त करते हैं। तो हम लोग क्या किए कि कोशिका के ऊतक को, अंगतंत्र को कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार से बांटते हैं, विभक्त करते हैं कि शरीर का बना रहना सुनिश्चित रहे। इस तरह से वे श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं। श्रम विभाजन का मतलब हमने आपको शुरू में ही समझाया था कि अलग अलग प्रकार का शरीर का जो संरचना है वो अलग अलग कार्य को संपन्न करता है। कोशिका ऐसा समूह है जो अंतरकोशिकीय पदार्थ से बना होता है तथा एक या अधिक कार्य करता है, ऊतक कहलाता है। जब हम कोशिका के समूह को देखते हैं और अंतरकोशिकीय पदार्थों के साथ सम्मिलित होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊतक। उपकला शरीर के चादर, जो उपकला ऊतक है शरीर में चादर जैसे काम करता है, ढकने का काम करता है, आवरण का काम करता है, आस्तरण का काम करता है। जैसे ऊतक होते हैं बाह्य सतह और गुहिकाएं वाहिनियों और नलिकाओं का अस्तर का निर्माण करते हैं। उपकला की एक मुक्त सतह होती है जिसके एक तरफ शरीर का तरल और दूसरी तरफ बाह्य वातावरण होता है। उपकला शरीर का एक आवरण होता है जो कि या तो अंदर की ओर रहेगा तो उसमें तरल बहेगा और बाहर की ओर रहेगा तो वातावरण के संपर्क में रहेगा। आइए बात करते हैं कि इनकी कोशिकाएं संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संधि से जुड़ी होती है। किसके द्वारा? कोशिका के संधि से जुड़ी होती है। भारतीय बुलफ्रॉग यानी कि राणा टिग्रिना यानी कि मेढक के विषय में बात कर रहा है कि जो भारतीय बुलफ्रॉग है राणा टिग्रिना है, भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य मेढक है। इसका शरीर त्वचा से ढका रहता है। त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि पाया जाता है जो कि म्यूकस के टाइप का होता है, जो अत्यधिक संवहनी होता है तथा श्वसन यानी कि जल और थल में सहायता करता है। शरीर सिर और धड़ में विभक्त होता है, बांटा गया रहता है। एक पेशीय जिह्वा उपस्थित होता है जो किनारे में कटी हुई और द्विपालित होता है। यह शिकार को पकड़ने में मदद करता है। आहार नाल ग्रासिका आमाशय आंत मलाशय की बनी होती है जो अवस्कर द्वार में बाहर खुलती है, जिसके द्वारा यह अपना गुहा को बाहर निकालता है। मुख्य पाचन ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय है। मुख और पाचन ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय है। यह पानी में त्वचा द्वारा जमीन पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। तो पानी में त्वचा द्वारा जमीन पर फेफड़ा मुखगुहा के द्वारा अपना श्वसन करता है। मुख्य पाचन ग्रंथियां
यकृत और अग्नाशय है जो पानी में त्वचा द्वारा, जमीन पर फेफड़े द्वारा शोषण करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद और एकल प्रकार का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती है। ये बातें ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी जो रेड ब्लड सेल है वो केंद्रक युक्त होता है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र यानी कि केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त प्रकार का होता है। इसका तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जनन तंत्र के मूल अंग वृक्क और मूत्र जनन नलिका है जो अवस्कर में खुलती है। नर जननांग एक जोड़ी वृषण और मादा जननांग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देते हैं। निषेचन और परिवर्धन बाह्य होता है। अंडे में टेडपोल निकलता है जो मेढक में कार्यांतरित हो जाता है। इस प्रकार से हमने इस पूरे चैप्टर को अध्ययन किया और हमने समझा कि मेढक क्या है और इसके सारांश को अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं आप पूरे लेक्चर को देखे होंगे ध्यानपूर्वक और समझे होंगे। बने रहिए, जमे रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि आपका जीतना और सीखना सुनिश्चित है। मिलते हैं अगले वीडियो में।